डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी भी कहते हैं। ये समानांतर श्रेणी पर हमारा पहला लेक्चर है। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको समानांतर श्रेणी से परिचय कराने जा रहे हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है। तो समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर हर जगह बराबर हो, उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि पहले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से दूसरा मिलेगा, उसी राशि को जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा, फिर उसी को जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा। तो इस निश्चित राशि को यानी लगातार दो पदों के अंतर को हम लोग समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, समानांतर श्रेणी के अगर पहले पद को हम a या a1 मान लें, इसको कोई T1 से भी निरूपित करता है, लेकिन हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वह A1 के द्वारा निरूपित करके पढ़ाएंगे। इसी तरह से दूसरे तीसरे पद को क्रमशः A2, A3, A4 अप टू AN तक हम लोग नाम देंगे। ये देखिए दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा हुआ और ये आपको nवां पद हुआ। कुछ किताबों में ये आपको T2, T3, T4, Tn से भी लिखा जाता है। T जो है वो टर्म शब्द का पहला अक्षर है, इसलिए T का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम A का प्रयोग करेंगे। आपको जैसा हमने बता दिया कि समानांतर श्रेणी के दो पदों के अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। यह अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जब समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर शून्य होगा तो इसका प्रत्येक पद आपस में बराबर होगा। ये देखिए एक समानांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11। आप क्या देख रहे हैं? 2 में 3 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 मिलेगा। या 5 और 2 का अंतर 3, 8 और 5 का अंतर 3, 11 और 8 का अंतर 3। तो आप देख रहे हैं कि इस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर जो है वह आपको 3 है। आइए इस पर विचार करें। 12, 10, 8, 6। आप देख रहे हैं कि 10 और 12 का अंतर -2 है, यानी कि यहाँ सार्व अंतर जो है वो -2 है। ये तीसरा उदाहरण देखिए 25, 50, 75, 100। यहाँ पर सार्व अंतर जो है वो आपको 25 है। ये देखिए 0.5, -0.5, 0, 1, 1.5। इस श्रेणी का सार्व अंतर जो है वह 0.5 है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमने जैसा आपको कहा कि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर जब शून्य होगा तो उसका प्रत्येक पद क्या होगा? बराबर होगा। ये देख रहे हैं 5, 5, 5, यानी कि यहाँ पर दो लगातार पदों का अंतर हर जगह शून्य है, 0 है।
आगे बढ़ते हैं और अब हम एपी के पहचान पर आधारित प्रश्नों पर विचार करेंगे। कोई दी हुई श्रेणी एपी है कि नहीं है, आप उसे कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। हम जानने का तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। ये रहा आपको स्क्रीन के ऊपर उदाहरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न का प्रकार हुआ निम्नलिखित में कौन एपी है। ये देखिए, पहला जो है हमने एक सीरीज लिखा 2, 4, 8, 16। यहाँ देखिए तो A2 में से यानी कि A2 हो गया 4 और A1 हो गया 2। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 4 घटाम 2 यानी 2। अब हम A3 में से A2 को घटाएंगे तो ये हो गया आपको 8 घटाव 4। अंतर क्या मिला? 2। तो आप देख रहे हैं कि A2 और A1 का डिफरेंस और A3 और A2 का डिफरेंस एक नहीं है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो जब सार अंतर बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी एपी नहीं है। लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। ये आपको राइटिंग स्टाइल है। अगर आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो आप इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो आप इन 2 का डिफरेंस निकालेंगे, मन ही मन इनका निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं 4 और 2 का अंतर हो गया 2, लेकिन 8 और 4 का अंतर हो गया 4, 16 और 8 का अंतर हो गया 8। तो आप देख रहे हैं कि 2 पदों का अंतर हर जगह बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। ये आपका पद है पहला 2, दूसरा है 5/2, तीसरा है 3, चौथा है 7/2। तो आप क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकालेंगे। 5/2 में से 2 गया, क्या बचा? 1/2 बचा। फिर आप निकालेंगे 3 में से 5/2, यानी कि A3 माइनस A2 करेंगे। 3 घटा 5/2 हुआ, क्या मिला? 1/2 मिला। तो आप देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह श्रेणी एपी है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन के ऊपर तीसरा उदाहरण। पहला पद है -1.2, दूसरा पद है -3.2, तीसरा पद है 5.2। देखते हैं A2 माइनस A1 क्या मिला आपको? -2 मिला। A3 माइनस A2 क्या मिला आपको? यह भी -2 मिला। तो आप देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी है। एक बात मैं आपको ध्यान देने जोग है वो समझा दूं कि जब 2 गणित का चिन्ह एक साथ लिखना हो तो आप क्या करेंगे? पदों को ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्ठ के अंदर रखेंगे। ये देखिए, हमको लिखना था माइनस और ये टर्म था -1.2, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया ताकि दिक्कत न हो, और फिर ये माइनस माइनस मिलकर जो है प्लस हो जाएगा। तो -3.2 प्लस 1.2 होगा, तब आपका ये -2 रिजल्ट मिला।
वही बात यहाँ भी ध्यान रखने की है। गणित के दो चिन्हों को एक साथ कभी नहीं रखते हैं। अगर दो चिन्ह है तो वहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक बात है, लेकिन नहीं दिमाग में रखने से छात्रों को कठिनाई होती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप वही है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, कुछ और उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं। वही तरीका है, A2 - A1 निकालेंगे, क्या मिला, 4 मिला। A3 - A2 निकालेंगे, क्या मिला, -2 मिला। -2 + 6 मिला, ये भी 4 हो गया। तो देख रहे हैं कि A2 - A1 बराबर हो जाएगा आपको A3 - A2 के, इसलिए यह श्रेणी एपी है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बच्चे जब रूट का चिन्ह देखते हैं, दशमलव देखते हैं, बटा देखते हैं, तो उनको गणित के ऐसे सवालों से डर लगने लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान से आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखिए और गणित की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और आपको निश्चित रूप से गणित में आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ A1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, 3 + √2 हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा। पदों का अंतर करके देखते हैं। A2 - A1 3 + √2, यानी कि ये देखिए 3 + √2 में से घटाए 3, ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, √2 मिला। अब हम करेंगे A3 - A2, तो ये देखिए A3 क्या है आपका, 3 + 2√2, 3 + 2√2 लिख दिए। माइनस का चिन्ह रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। और ये पद लिख दिए दूसरा, 3 + √2, ये 3 + √2 हो गया। अब इसको हम अगला स्टेप में देखिए, ये 3 + 2√2 में से आप घटा रहे हैं 3 + √2, तो 3 तो खत्म हो जाएगा। 2√2 में से 1 √2 माइनस होगा तो √2 बचेगा। आप यहाँ भी देखिए A2 - A1 आ गया A3 - A2 के, इसलिए यह श्रेणी एपी है। बहुत सा उदाहरण आपको दिए, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। अब तक नहीं समझे तो आइए और उदाहरण की बात करते हैं। आपके लिए कुछ और उदाहरण देते हैं। स्क्रीन के ऊपर नज़र दौड़ाइए ना, देखिए क्या नज़र आ रहा है, √3, √6, √9, √12। तो आप √6 में से √3 को घटाएंगे, √6 - √3 मिला। A3 - A2 करेंगे, √9 - √6 मिला। ये दोनों बराबर आपस में नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। एक और उदाहरण, आइए, √2, √8, √18, √32। A2 - A1 क्या हो गया, √8 - √2। ये देखिए √8 को आप 9th क्लास में करनी पढ़े होंगे। √8 को तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ये √2 हो गया। तो 2√2 यानी कि कोई दो वस्तु में से एक वस्तु को घटाएंगे, एक बचेगी। तो 2√2 है, उसमें से 1 √2 को माइनस करेंगे, स्वाभाविक है √2 बचेगा। सही सोच रहे हैं आप, आगे बढ़िए। A3 में से A2 को घटाइए, √18 - √8। कहेंगे कि पहले इसको तोड़ लिया जाए, तोड़िए, यहाँ भी बच गया आपको √2। तो आप क्या देख रहे हैं, वही कि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 का। तो जब बराबर है तो दी हुई श्रेणी एपी है। चलिए, बहुत सा आपको एग्जाम्पल दिए, आगे बढ़ते हैं और सवाल के पैटर्न को बदलते हैं, अगले टाइप में आते हैं। आप कोई भी बुक उठाइए,
बीटीसी का किताब हो, एनसीईआरटी का किताब हो, कोई प्राइवेट किताब हो, ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। उसको हम बहुत इत्मीनान से कई टॉपिक में तोड़ तोड़ कर आपके सिलेबस को समझा रहे हैं। गणित पढ़ने की चीज़ नहीं, सीखने की चीज़ है, और सीखने के लिए हर चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है। तो एपी की पहचान सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एपी है क्या चीज़। कोई श्रेणी अगर है तो एपी है कि नहीं है, इसको कैसे जानेंगे। हमने कई उदाहरण देकर, अलग अलग तरह का उदाहरण देकर आपको समझाया। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, आपको जरूर गणित आएगा। चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एपी के सार्वंतर और अगले पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब आपको कोई एपी मिलेगा तो आप उसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे, उसका नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो कैसे सिखाऊंगा? स्वाभाविक है, उदाहरण देकर सिखाऊंगा। तो उदाहरण तो देना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। ये रहा आपका पहला उदाहरण 2 4 6 8। 2 4 6 8। इसके लिए आपको सार्वंतर खोजना है। सार्वंतर की क्या परिभाषा होती है? 2 लगातार पद। तो कुछ मत कीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। दूसरा पद क्या है? 4 है। ठीक ही तो सोच रहे हैं, 4 है और 4 में से 2 घटा, क्या मिला? 2 मिला, और ये आपका क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। और पहला पद क्या मिला? 2 मिला। अब हमको अगले 3 पद को ज्ञात करना है। तो देखिए ये 8 है ना, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा, उसके बाद वाला पद मिल जाएगा, 10 हो गया। अब इस 10 में सार्वंतर क्या है? 2 है, 2 जोड़ दीजिए, 12 मिल जाएगा। इस 12 में 2 जोड़ दीजिए, 14 मिल गया। यानी कि इस एपी का सार्वंतर 2 हो गया और अगले 3 पद हो गए 10, 12 और 14। यानी कि किसी भी एपी के किसी भी पद में सार्वंतर को जोड़ देने से अगला पद मिलता है। इसी सिद्धांत पर यह गणना आधारित है। कहिएगा कि थोड़ा और समझाइए, कुछ और उदाहरण चाहिए, लीजिए ना। देखिए एक और उदाहरण दे दिए आपके लिए। दोहराइए नजर, आ जाइए स्क्रीन के पास और ये देखिए 3, 12, 21, 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 में से 3 घटाएंगे बाबू, 9 मिला। तो सार्वंतर 9 हो गया। अगला पद यहाँ 30 है, 30 में 9 जोड़िए ना। 30 में 9 जोड़ने आता है ना? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा? इतना भी नहीं आएगा। तो ये हो गया आपको 39। इस 39 में 9 जोड़ दीजिए, 48, और 48 में 9 जोड़ दीजिए, 57। तो 39, 48 और 57 ये आपका अगला पद हुआ। ये आपको 10 सेकंड में उत्तर देने वाला प्रश्न है, क्योंकि आप मान के चलिए कि 50% आपका क्वेश्चन, मानकर क्या चलना है, हकीकत है कि 50% प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। तो आधा पेपर को तो आपको जल्दीबाजी में न बनाना पड़ेगा। सवाल देखिए 10-20 सेकेंड, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो क्या आपको ये बैठ के 5 मिनट का कैलकुलेशन करने से पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। 50 प्रश्न अगर आप 2 मिनट लगाने लगे प्रत्येक प्रश्न में, तो 100 मिनट ना हुआ बाबू। 100 मिनट 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे? काम बिगड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को कम से कम समय में और सही सही बनाना सीखिए और घबराइए मत। हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर आसानी से देंगे। पहले मैं पूरे चैप्टर को, जो भी प्रश्न है, जो भी टाइप है, एक एक टाइप आपको विस्तार से सिखा देता हूँ। और अगला मेरा लेक्चर जो होगा समानांतर श्रेणी पर, उसके समाप्त होने के बाद आपका बीजगणित जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम
अगले गणित के ब्रांच की ओर चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए एक श्रेणी आपके स्क्रीन के ऊपर आ गई 0.5, 4.5, 8.5, 12.5। डी निकालिए ना। 4.5 में से 0.5 गया, 4 आया, तो इस श्रेणी का सार्वंतर हो गया 4। अगला पद निकालना है तो 12.5 में 4 जोड़ दीजिए, अगला पद 16.5, उसमें 4 जोड़ दीजिए 20.5, उसमें 4 जोड़ दीजिए 24.5। अगले 3 पद आपको निकल गए। आगे बढ़िए, एक और उदाहरण से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये देखिए दूसरा पद है -2.4, पहला पद है -1.2, -2.4 में से -1.2 को घटा लीजिए, क्या मिलेगा? -1.2। अब इसी सार्व अंतर को आप जोड़ते जाइए, तो यहाँ जो है इसके आगे, इससे आगे का 3 पद चाहिए, तो 4.8 में -1.2 को जोड़ देंगे, -6 बचेगा। -6 में -1.2 को जोड़ेंगे, -7.2 बचेगा। फिर -7.2 में -1.2 को जोड़ देंगे, -8.4 मिलेगा। आगे बढ़िए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका एग्जाम्पल। ये देखिए पहला पद है 1, दूसरा है 3/2। तो पहले हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। 3/2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचा? 1/2 बचा। अब हम अगले 3 पद ज्ञात करना है, तो इस 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 3 मिलेगा। फिर 3 में 1/2 जोड़ेंगे, 7/2 मिलेगा। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 मिलेगा। यह साधारण बटा का जोड़ है। 5/2 और 1/2 को जोड़े हैं, 3 मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको तो जोड़ आता है, इसलिए विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला एग्जाम्पल, -1.2, 0, 1/2 और 1, -1/2, 0, 1/2 और 1। सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे, तो ये 0 में से -1/2 को घटाएंगे, 1/2 मिलेगा। अब हम अगला 3 पद निकालने के लिए सबसे पहले 1 में 1/2 को जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया? 1 जोड़ 1/2, 3/2। 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 2 मिलेगा। और 2 में 1/2 जोड़े 5/2 मिलेगा। तीनों पद आपको, अगले 3 पद निकल गए। आगे बढ़िए, अब हम फिर अगला टाइप में आ गए। एपी का nवां पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। किसी भी एपी का आप nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम आपको सूत्र देंगे और कुछ सवालों का उदाहरण के द्वारा अलग अलग तरह के सवालों को हल करने की प्रक्रिया सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका तीसरा टाइप है आज के लेक्चर का। ये देखिए एपी का nवां पद का सूत्र क्या होता है बाबू? एपी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an बराबर nवां पद है, a जो है प्रथम पद है और d जो है वो सार्वंतर है। अब आइए एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर 5 है तो 17वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले दी हुई जानकारी को नोट करते हैं। प्रथम पद a बराबर 4 लिखे, सार्वंतर d बराबर 5 लिखे, तो 17वां पद क्या हुआ बाबू? a 17। तो a जोड़ n-1 इंटू डी हुआ,
तो यहाँ पर हम 4 जोड़ 17 घटाओ 1 गुना 5 लिखेंगे। क्या मिला? 4 जोड़ 16 गुना 5 यानी कि 4 जोड़ 80 84। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए अगले उदाहरण पर विचार करते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 और सार्वंतर 7 है तो 31वां पद आपको ज्ञात करना है। पहले दी हुई जानकारी को नोट करेंगे। पहला पद a बराबर हो गया -5, d बराबर हो गया 7, 31वां पद हो गया a जोड़ n-1 इंटू d। तो a का मान रखेंगे -5, n का मान रख दिए 31 और d का मान रख दिए 7। ये देखिए, ये a का मान हुआ, ये n का मान 31 हुआ और ये आपका d का मान 7 हुआ। क्या मिला? -5 और ये 31 - 1 हो गया आपको 30, 30 गुना 7। तो ये हो गया -5 जोड़ 210, 210 में से 5 घटेगा 205। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 205, यानी कि इस श्रेणी का 31वां पद 205 होगा। आगे बढ़िए, अगला उदाहरण। यदि किसी एपी का प्रथम पद -15 और सार्वंतर -2 हो तो 22वां पद निकालें। प्रथम पद a बराबर -15, d बराबर -2, तो 22वां पद क्या हो जाएगा? a + n-1 इंटू d में a का मान -15 रख दीजिए, n का मान 22 रख दीजिए, d का मान -2 है। तो -15 जोड़ 21 गुना -2, -15 जोड़ -42 आपको हो गया -57। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है, पूछने का ढंग बदल दिया है। ये देखिए, पहले आपको a और d का मान डायरेक्ट दिया था, यहाँ आपको इनडायरेक्ट रूप से श्रेणी दे दी गई है और आपको निकालना है। तो आपको श्रेणी देखकर a और d को लिखना है। तो आप यहाँ पर पहला पद जो है a है, तो इसका मान लिख देंगे a बराबर 10। और d निकालने के लिए आप क्या करते हैं? दूसरे पद में से इस पहले पद को घटा देंगे। तो d बराबर हो जाएगा 7 घटाओ 10 -3। आपको n का मान यहाँ 30 दिया हुआ है, चूँकि nवां पद 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 30वां पद आपको क्या हो जाएगा? a30 बराबर a + n-1 इंटू d। an बराबर होता है a + n-1 इंटू d। सबका मान रख दीजिए 10, 30 घटाओ 1 गुना -3, 10 जोड़ 29 गुना -3। ये 30 में से 1 गया 29 हो गया, ये -3 है आपको पहले से। तो ये हो गया 10 + -87 -77 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 5, 8, 11 का 35वां पद निकाले। यहाँ a बराबर क्या होगा? 5, d बराबर क्या होगा? 8 घटाओ 5 3, n का मान 35 आपको है ही। तो 35वां पद क्या हो जाएगा? 5 जोड़ 35 घटाओ 1 गुना 3, 5 जोड़ 34 गुना 3। 34 में 3 का गुना करेंगे 102 आएगा, समझाने की जरूरत नहीं है। और 102 में 5 जोड़ेंगे तो 107 होगा ही। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 107। आगे बढ़िए। यहाँ पर -3 -1/2, 2 का 11वां पद आपको निकालना है। प्रथम पद a बराबर -3, d का मान हो गया -1/2 में से -3 घटाएंगे 5/2 मिलेगा। इस तरह का आप पहले घटाओ देख चुके हैं। a11 निकालना है तो a + n-d के सूत्र में रख देंगे। a बराबर -3, n बराबर 11।
तो आपको हो गया, ये देखिए 11 घटाव 1 गुना 5/2 क्या मिला, -3 गुना 10 गुना 5/2, ये 11 घटाव 1 10 हो गया। इस 2 से इस 5 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 गुना 5 25 होता है, 25 में से 3 गया 22, इसका आंसर हो गया 22 22। आगे बढ़िए। और अब एपी के अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपको कोई एपी दिया है, उसका लास्ट टर्म दिया है और आप शुरू से प्रथम पद से एनवें पद की ओर जाते हैं, यहाँ अंतिम पद से एनवें पद की ओर आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। इस तरह का सवाल हो तो आप कैसे बनाएंगे, ये आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। एपी के अंतिम पद से एनवा पद निकालने का पहले सूत्र तो जान लीजिए। तो अंतिम पद यानी लास्ट टर्म के लिए संकेत हो गया एल माइनस n - 1 इंटू डी। ए प्लस होता है, यहाँ एल माइनस होगा। एल क्या है, अंतिम पद है। डी आपका क्या है, सार्वंतर है। आगे बढ़िए, उदाहरण लीजिए। 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद हो गया 253, डी हो गया 8 घटाव 3 5, 20वां पद हो गया एल घटाव n - 1 इंटू डी सूत्र में रखेंगे। 253 में से 20 घटाव 1 गुना 5 हो गया, 19 गुना 5 95 होता है। 253 में से 95 घटाए 158 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़िए। अब आइए अगले उदाहरण पर विचार कीजिए। एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर आपका a बराबर 4 है और l बराबर 144 है। ये देखिए, ये प्रथम पद है 4 और अंतिम पद आपका लास्ट टर्म 144 है। तो l बराबर 144 ले लेंगे। d का मान तो वैसे ही निकलेगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 होगा। यहाँ पर 18वां पद निकालना है, सूत्र वही है l माइनस n - 1 इंटू डी में सबका मान रख दिए। l का मान 144, n का मान 18 में से 1 कम कर देंगे 17 होगा। तो 144 में से घट जाएगा 17 गुना 7, तो 144 में से 119 घटा 25 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। आइए अगले उदाहरण पर विचार करते हैं। आपको अंतिम पद से 13वां पद ज्ञात करना है। पहले l बराबर 369 नोट करेंगे। d का मान 15 घटा 9 6 हो गया। अंतिम पद से 13वां पद का सूत्र हो गया l घटाव n - 1 इंटू डी। इसमें सबका मान रख दिए। l का मान 369 रख दिए, n का मान 13 रख दिए। मिला का 369 घटा 12 गुना 6, 369 में से 72 घटाएंगे 297 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और टाइप से मुलाकात कराते हैं। ये टाइप क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे हैं, हमसे सुन भी लीजिए। एपी के 2 पद अगर दिए हुए हों तो तीसरा पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको एपी का अगर 2 पद दे दिया गया है तो कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 2 समीकरण प्राप्त कर लेंगे और दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो 2 चर ए और डी का मान निकल जाएगा, फिर आपका कोई भी पद निकल जाएगा। चलिए उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए और इस टाइप का पहला उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। तो आइए नज़र दौड़ाइए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है।
ये देखिए 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसमें आपका यहाँ एक और यहाँ एक दो समीकरण छिपा है। कैसे छिपा है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मान लीजिए थोड़ा सा एपी का पहला पद ए और उसका सार्वंतर बी है, तो आपका 11वां पद क्या हो जाएगा, ए 11 बराबर 38, इसको आप लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर 38। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ए का मान 38 घटाओ 10d हो जाएगा। फिर दूसरा ए 16 बराबर 73, ए जोड़ 15d बराबर 73। समीकरण 1 से ए का मान यहाँ पर रख दीजिए। इस समीकरण में क्या मिला, 38 घटाओ 10d जोड़ 15d बराबर 73। अब 15 में से 10d घटेगा और ये 38 आपका, ये ध्यान दीजिए, ये 38 इस तरफ आएगा तो ये 73 घटाओ 38। आपको समीकरण का हल करना सिखाए हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं है समीकरण का हल तो हमारा जो है चैप्टर 3 का वीडियो आप जाकर देखिए। समीकरण को हल करने की वहाँ पर 4 विधियाँ हम सिखाए हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपको वज्र गुणन विधि सिखाए हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। तब 15d में से 10d घटा और 73 में से 38 घटा। घटाव करने के बाद 5d 35 मिला और ये 5 इधर आके भाग हो जाएगा। समीकरण के इधर जो गुना होता है इधर आके भाग हो जाता है। वहाँ पर हम विस्तार से समझाए हैं। d का मान हो गया 35/5 7। जिन छात्रों को समीकरण का 2 चर का समीकरण हल करने नहीं आता है वैसे छात्रों को ये सवाल समझ में नहीं आएगा, चाहे आप इस वीडियो को 1 नहीं 100 बार देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर नहीं आता है तो पहले समीकरण का हल करना सीख लीजिए। आपका जो है 20 से 25 मिनट समय लगेगा। वहाँ जाइए और प्लेलिस्ट में मेरा अध्याय 3 का वीडियो खोजिए, आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समीकरण के हल का लिंक आपको दे दूंगा। आगे बढ़िए और दूसरे सवाल से मुलाकात कीजिए। लेकिन उसके पहले हम आपको ए और डी का मान तो निकाल दें और फिर आपका 31वां पद तो बता दें। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। ए बराबर हो जाएगा 38 घटाओ 10 गुना 7 -32। अब ए 31 क्या हो जाएगा आपको, -32 जोड़ 31 घटाओ 1 गुना 7। क्या मिला आपको, मिल गया -32 जोड़ 210, आंसर हो गया 178। आगे बढ़िए, दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। यहाँ देखिए एपी का 12वां पद, 12वां पद, यहाँ आइए एपी का तीसरा पद। तो यहाँ पर तीसरा पद तो 12 दिया है, लेकिन अगला पद को घुमा कर दिया है। अंतिम पद 106 है और 50 पदों की एपी है। तो यहाँ पर आपको 50वां पद 106 होगा। इस बात को घुमा कर कहा गया है, इसको ट्विस्टिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको पहले मानिएगा कि पहला पद ए, सार्वंतर डी, ए3 बराबर 12 है, स्वाभाविक है ए प्लस 2d 12 हो जाएगा। ए का मान 12 घटाओ 2d हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ए 50 से 106 आ गया, ए जोड़ 49d 106 हो जाएगा। अब आप यहाँ जो ए का मान आपको मिला है 12 घटाओ 2d, यहाँ ए के बदले में उस मान को यहाँ पर रख दीजिए। तो रख दीजिएगा तो क्या होगा, 12 घटाओ 2d जोड़ 49d बराबर 106।
अब इस 12 को इधर लाइए, ला दिए तो 49D घटाओ 2D 106 घटाओ 12 हो गया। तो ये आपको हो गया 47D बराबर 94। तो D का मान हो गया आपको 2। D का मान क्या मिला? 2। तो अब आप A का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। क्या मिलेगा? A बराबर क्या है आपका 12 घटाओ 2D, तो ये हो गया 12 घटाओ 2 गुना 2, तो 12 घटाओ 4 बराबर 48। आगे बढ़िए। अब हमको निकालना क्या है? A 29। तो पहला पद रख दिए 8, 29 घटाओ 1 गुना D का मान 2 है। ये आपका 8 जोड़ 28 गुना 2, 8 और 56 का जोगफल 64। आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़िए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम किसी एपी के पदों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, यानी हमको नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इस पर विचार करते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर एक उदाहरण है। 7, 13, 19 अप टू 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि एपी के कुल पदों की संख्या n है। पहला पद a बराबर 7 है, जैसा कि ऊपर नजर आ रहा है। ये देखिए a बराबर 7 है। d का मान कितना हो जाएगा? 13 घटाओ 7, तो d का मान हो जाएगा आपको 6। और यहाँ पर n का मान 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका nवां पद 205 हो जाएगा। तो 7 जोड़ n घटाओ 1 गुना 6 करेंगे, तो आपको n घटाओ 1 गुना 6 क्या होगा? ये 7 इधर रहेगा। 205 में से आपका 7 घट गया, तो ये हो गया 198। और फिर इस 6 से 198 में 106 का भाग दे देंगे। क्या मिलेगा? 33। तो n माइनस 1 बराबर 33 हो गया। n बराबर आपका 33 जोड़ 1 34 हो गया, यानी कि पदों की संख्या हो गई 34। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 अप टू -47 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका तो वही है। मान लेते हैं कुल पद n है। पहला पद a बराबर 18, d का मान 15 पूर्णांक 1/2 में से 18 घटा, यानी 31/2 में से 18 घटाएंगे, -5/2। an का मान 47 है, सभी मानों को रख देंगे। तो हमको n का मान क्या मिलेगा? देखिए an बराबर आपको है -47। n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 18, n माइनस 1 n का मालूम नहीं है आपको, और d का मान है -5/2, और an का मान है 47। n माइनस 1 गुना 5/2, ये 18 को इधर लाएंगे, -47 -18, तो n माइनस 1 गुना -5/2 बराबर -65। अब हम n माइनस 1 को इधर रहने देंगे, और ये -65 में -5/2 से भाग करेंगे तो 2/5 से गुना हो जाएगा। हमको मिला क्या? n माइनस 1 बराबर 26 मिला। तो n बराबर 26 जोड़ 1 27 हो गया, यानी कि दिए हुए एपी में कुल पदों की संख्या 27 है। आगे बढ़िए। अब हम कुछ विविध प्रश्नों पर विचार करेंगे। विविध प्रश्न का मतलब है कि इसको एक टाइप में न बांधकर इसमें मिले जुले प्रश्न होते हैं, यानी कि ये गठबंधन की सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। इसमें कई तरह के प्रश्नों का एक साथ समावेश होता है, उसी को हम लोग विविध प्रश्न कहते हैं। और इसी में आपके टैलेंट का सही जांच भी होता है कि आप परिस्थिति के अनुसार कौन से तथ्य को इस्तेमाल करते हैं
और कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए उदाहरण लेते हैं और शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपका पहला प्रश्न, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर सातवां पद जो है वह इनडायरेक्ट उसका मान दिया है, पांचवें पद से 12 अधिक है। यही विविधता है इस प्रश्न की। नहीं तो आप तो बनेबे किए हैं, तीसरा पद इतना है, सातवां पद इतना है, तो ए और डी का मान निकाले थे तो अमुक पद ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल तो हम आपको सिखा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी विविधता आ गई कि सातवां पद को इनडायरेक्ट निकालने के लिए दे दिया गया। कोई बात नहीं, एपी का पहला पद ए मान लीजिए, सार्वंतर डी मान लीजिए, आपको A3 16 हो जाएगा। A + 2D क्या मिलेगा आपको? 16 मिल जाएगा। तो A का मान 16 घटाओ 2D, समीकरण 1 मिल जाएगा। अब A7 बराबर है आपको A5 + 12 रख दीजिए। तो A जोड़ 7 घटाओ 1D बराबर A जोड़ 5 घटाओ 1D। ये देखिए दोनों तरफ A है, ये A आपको कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या? 6D बराबर 4D जो 12, तो आपको 2D बराबर हो जाएगा 12। D का मान हो गया 6। इस D के मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए, A का मान आपको निकल जाएगा। A बराबर हो क्या हो जाएगा? 16 घटाओ 2 गुना 6, A का मान आपको 4 मिल गया। अब 4 मिल गया तो हमको पहला पद क्या मिल गया आपको? पहला पद मिल गया 4। अब उसमें हम सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 होगा। इस तरह का प्रश्न आपको बताए हैं कि ए और डी दिया है तो एपी का पद कोई भी निकाल सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न आपका समाप्त हुआ, फिर दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 7 के जगह पर 5, 4, 3, 2 करके कई प्रश्न बनते हैं और ये परीक्षा के ख्याल से VVI क्वेश्चन है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको गौर से पढ़िएगा और इसका अभ्यास बढ़िया से कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। तो ये देखिए 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या कहता है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बाबू? 100 होती है। तो 100 के आसपास 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन है? 105 है। उसके बाद 7 जोड़ते जाएंगे, 112, 119, और ये अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 999 में हम 7 का अगर भाग देंगे तो शेष बचेगा आपको 5। उस 5 को घटा लीजिए 999 में, तो आपको 994। यहाँ आपको मेन जानकारी है कि यहाँ ये पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली संख्या सबसे छोटी संख्या के पास होती है और अंतिम संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के आसपास होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ n मान लीजिए, तो a बराबर हो गया 105, d बराबर हो गया 112 घटाओ 105 7। 7 से विभाज्य है तो d का मान 7 होगा, इतना ही भर जानिए। 4 से विभाज्य है तो d का मान 4 होगा। 3 से विभाज्य है तो d का मान 3 होगा। जितना से विभाज्य संख्या होगी d का मान वही हो जाएगा। आगे बढ़िए प्रश्न से। n बराबर 994, तो 105 जोड़ n घटाओ 1 गुना 7 994। ऐसे प्रश्नों को काफ़ी हल किए हैं। तो n-1 गुना 7 हो गया 994 में से 105 घटा लीजिए। n-1 का मान हो गया 889/7 127, तो n का मान हो गया 128। यही आपका आंसर हो गया। यानी 7 से विभाज्य 3 अंक की कुल 128 संख्याएं हैं। आगे बढ़िए। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुण हो जाए? यहाँ देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और अंतिम टर्म 248 हो जाएगा। तो a बराबर 12, d बराबर 4,
तो प्रश्न से n बराबर 248, 12 जो n-1 गुना 4 248, n-1 गुना 4 248 में से 12 घटाए, n-1 हो जाएगा 236/4 59, n का मान होगा 60। आगे बढ़िए, 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुना आपको 60 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और विविध प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे? यानी कि आपको दो समानांतर श्रेणी दी गई है, तो उन दोनों श्रेणियों में उस पद की संख्या ज्ञात करना है जो पद दोनों श्रेणियों का जो है, मान लीजिए कि 10वां पद है तो दोनों श्रेणी का 10वां पद बराबर हो। तो उसी तरह से दोनों श्रेणी का nवां पद अगर बराबर है तो उस n का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे ये देखिए, पहली श्रेणी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। n के किस मान के लिए इनका nवां पद बराबर होगा? तो हम करेंगे क्या, दोनों श्रेणी के nवें पद को लिख लेंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो ये देखिए, पहली श्रेणी का प्रथम पद 63 है, सारवंतर 2 है। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सारवंतर 7 है। कैसे निकाले हैं, ऐसा बहुत सा चीज़ आपको बता चुके हैं। एक बार और देखिए, पहली श्रेणी का प्रथम पद 63 है और 65 में से 63 घटाएंगे, सारवंतर 2 है। उसी तरह से दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 3 है और 10 में से 3 को घटाएंगे, सारवंतर 7 है, जो हमने लिख दिया है। अब देखिए, प्रश्न से दोनों का nवां पद बराबर है, तो 63 जोड़ n-1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 3 जोड़ n-1 इंटू 7। अब हम अंक को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ लाएंगे। 63 घटाओ 3 बराबर n-1 गुना 7 घटाओ n-1 गुना 2 मिलेगा। ये आपको क्या मिला, 60 बराबर मिला 7n घटाओ 7, इसको सिंपली गुना कर दिए दोनों को, घटाओ 2n जोड़ 2, क्या मिला आपको 60 बराबर मिल गया 5n घटाओ 5, 65 बराबर हो जाएगा 5n, तो n का मान हो जाएगा आपको 13। यानी कि इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का भी 13वां पद अगर हम निकालें तो ये दोनों बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जीवन के व्यवहारिक प्रश्नों का समाधान, एक तरह से इसको समानांतर श्रेणी का उपयोग भी आप कह सकते हैं। व्यवहारिक उपयोग, जिस तरह से जो लोग मेरा लगातार वीडियो देखे हैं, तो जैसे हमने समीकरण का व्यवहारिक उपयोग बताया है, इसको हम लोग एपी का व्यवहारिक उपयोग कह सकते हैं। तो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? देखिए, यहाँ प्रश्न में पहला पद ए हो जाएगा 5,000, सारवंतर हो जाएगा 200 और nवां पद हो जाएगा 7,000। आपको n का मान ज्ञात करना है। n का मान तो ज्ञात करना आप सीखे हैं। a बराबर 5,000 रुपया, d क्या हो जाएगा 200 रुपया, वेतन वृद्धि 200 है। n वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, इसलिए n बराबर हो गया 7,000। तो हम सूत्र में रख दिए, n क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 5,000 रख दिए, n-1 n का मान ज्ञात ही करना है, इसलिए n वैसे ही रहने दिए, 200 रख दिए। n-1 गुना 200 7,000 घटा 5,000, n-1 2,000 बटा 200 10 हो गया, n का मान 11 हो गया। यानी कि 11 वर्षों में, अर्थात अब 1995 में 11 जोड़िएगा, 2006 में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न का हल समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे।
अगर थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट के बॉक्स के जरिए हमसे संपर्क करें। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई सुझाव देना है, शिकायत हो तो कमेंट कीजिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए मैसेज लिखकर। हम आपके हर सुझाव पर विचार करते हैं। भले आपको डायरेक्ट जवाब न देते हों, लेकिन आप लोग के कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं और अगला बार उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। मेरे तरफ से सफलता की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।